हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स, जो कि हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो मैट्रिक्स क्या है और किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स जो होती है दोस्तों, उसे हम आव्यूह भी कहते हैं। मैट्रिक्स को अपने क्या कहते हैं? आव्यूह भी कहते हैं। मैट्रिक्स जो होती है दोस्तों, उसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होती है कि जिससे अपने एग्ज़ाम में तो शायद नहीं पूछी जाएगी, परंतु अपने इसे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई हमारे पास m पंक्ति है कोई और n स्तंभ है, तो उस निकाय m पंक्ति और n स्तंभ से बनने वाले निकाय को अपने क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार होता है और कौन कौन सी इस पर प्रॉपर्टी जो है, ऑपरेटर जो है वो काम करते हैं, इसकी कौन क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे अपने बात करते हैं, इसका संकेत जो है वो किस प्रकार का होता है। जैसे बड़े जो है अपने अक्षर है इंग्लिश के, तो उसके द्वारा अपने क्या करते हैं, इसको संकेत करते हैं। जैसे कि ABC, ठीक है। तो इस प्रकार अपने को अपने मैट्रिक्स को ले सकते हैं। जैसे हमने लिया है ए मैट्रिक्स ए जो है उसमें अपने अवयव लिए हैं। ये जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने जो लिखे हैं वो इसके अवयव हैं, जैसे ए, बी और सी और डी। ठीक है, इसके अंदर। और अपने इस मैट्रिक्स को अपने इस चिन्ह के अंदर भी, इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो अपने इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है अपने इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ज़्यादातर हम यूज़ जो है वो बड़े ब्रैकेट का करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पंक्ति कौन सी होती है और इसका स्तंभ कौन सा होता है, यानी इसकी रो और कॉलम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है यहाँ से देखते हैं तो ये पहली रो आ गई, ठीक है, यानी पहली पंक्ति है ये, और ये यहाँ पर है दूसरी पंक्ति। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति यानी इसके अंदर टोटल कितनी पंक्ति हो गई? 2 पंक्ति हो गई, 1 और 2। तो 2 को हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यानी ये जो है वो m का मान है, यानी पंक्ति का मान है। ठीक है, और जहाँ पर स्तंभ कितने हैं इस अवयव के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर? 1 और 2, यानी 2 स्तंभ है, 2 कॉलम है। तो कॉलम को अपने कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। यानी ये जो है वो m क्रॉस n कोटि का अवयव है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसके अंदर अपने कोई और, जैसे हमने B ले लिया, इसको B ले लिया, तो इसके अंदर A B C D E F G H और I। तो इसमें कितनी पंक्ति और कितनी कोटि है दोस्तों? इसके अंदर देखते हैं तो 1 पंक्ति, 2 और 3 पंक्ति, यानी 3 पंक्ति है, और 1 2 और 3 स्तंभ है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने जो है इसकी कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पता चल गया है कि भी ये जो हमारा अवयव जो है, इसकी पंक्ति और जो स्तंभ है उनको अपने किस प्रकार पता लगाया जा सकता है, इसमें कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनका जो संकेत है। संकेत के बारे में हमने बात कर ली है कि अपने इसको किस से डिनोट करते हैं? ABC से, यानी बड़े जो है इंग्लिश के बड़े जो लेटर्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने इनको संकेत देते हैं। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स के क्रम की। मैट्रिक्स का क्रम, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये कितनी पंक्ति हैं, यानी m का मान क्या आएगा यहाँ पर? कितनी पंक्ति है, जितनी पंक्ति है उसका मान हो गया, और जितने स्तंभ है वो किसका मान हो गया? n का मान हो गया। तो यानी जो m क्रॉस n जो है वो क्या हो गया दोस्तों? इसका क्रम हो गया। ठीक है, यानी यदि किसी मैट्रिक्स में, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति तथा n स्तंभ है, n स्तंभ हों, तो इसे क्या कहेंगे?
m क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों। जैसे हम मैट्रिक्स ए के बारे में बात करते हैं कि ये इसका जो क्रम कौन सा है, तो ये 2 गुणा 2 क्रम, यानी m मल्टीप्लाई n जो है वो इसका क्या है, क्रम है। ठीक है, तो ये जो अवयव a जो है वो 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है। इसी प्रकार अपने बात करते हैं अगर अवयव b की, तो अवयव b जो है वो किस क्रम का है, 3 गुणा 3 क्रम का है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे मैट्रिक्स का जो व्यापक रूप है वो किस प्रकार होता है। मैट्रिक्स का व्यापक रूप का मतलब हो गया दोस्तों, हम मैट्रिक्स को अगर समझे कि m इंटू n जो है अपने m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, उनको दर्शाने के लिए एक मतलब अपने इसको फॉर्मूले के रूप में देखते हैं, तो अपने उसको किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का व्यापक रूप बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम कि भाई हमारे पास m और m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तो अपने उनका जो क्रम है वो सुनिश्चित करने के लिए और वो जो अवयव है वो कौन से स्थान पर आएंगे उनको सुनिश्चित करने के लिए इस मैट्रिक्स के व्यापक रूप का उपयोग करते हैं। जैसे कि बात करते हैं हमारे पास कितने हैं, m पंक्तियां हैं, m पंक्तियों तथा n स्तंभों के लिए मैट्रिक्स का व्यापक रूप ये किस प्रकार होगा। देखो दोस्तों, हमारे पास मैट्रिक्स माना कि हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, और अपने इसके व्यापक रूप को किस प्रकार लिखना है, तो जैसे कि A1 लिया हमने। ठीक है, तो A जो है A लिया, तो इसके अंदर ये इसका जो स्थान है वो कौन सा है, यानी ये कौन सी पंक्ति में बैठा है और कौन से स्तंभ में बैठा है। ठीक है, तो कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ जो है वो इसकी क्या होगा, इस अवयव का स्थान होगा। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति में है तो यहाँ पर 1 लगा दिया, दूसरी पंक्ति में है तो यहाँ पर क्या लगाते, 2 लगाते। ठीक है, पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में है तो 1 लगा दिया। ठीक है, तो दूसरे अवयव की बात करते हैं। जैसे इसी प्रकार दूसरा अवयव जो है वो ये है। ठीक है, और इसमें ये जो अवयव है ये कौन से स्थान पर बैठा है, कौन सी पंक्ति है और कौन से स्तंभ में है। पंक्ति कौन सी है, 1 है, पहली पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा है, 1 और 2 यानी दूसरा है। ठीक है, इसी प्रकार A1 3। ठीक है, यानी इसका स्थान कौन सा है, ये पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। इसी प्रकार अपने डैश आगे चलते हैं तो कोई एक अन्य अवयव है जो पहली पंक्ति में बैठा है और इसको अपने क्या रख देते हैं। जैसे अब हमें ये नहीं पता है कि ये कौन से स्तंभ में बैठा है, तो स्तंभ का हमने एक बार लिख दिया, जैसे इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसी अवयव के अंदर n अवयव होते हैं तो उसकी पहली पंक्ति का nवा अवयव A1n होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, A1n होगा। इसी प्रकार अगर बात करते हैं दूसरी पंक्ति के अंदर, तो दूसरी पंक्ति में पहले क्या आएगा, 2 नंबर और फिर आएगा पहला स्तंभ। ठीक है, इसी प्रकार A2 2 A2 3 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, डैश A2J। ठीक है, अब ये जो यहाँ से इसके जो सिद्ध में आएंगे तो वो सभी कौन से स्तंभ के अंदर है, J वाले स्तंभ के अंदर है। ठीक है,
तो पंक्ति कौन सी है, पंक्ति ऐसे चलेंगे तो पहला जो अक्षर है, पहला जो अंक है हमारा वो सभी का सेम होगा, और ऐसे स्तंभ की तरफ से चलेंगे तो दूसरा जो अक्षर है, दूसरा जो अंक है वो क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कौन सा अवयव हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है nवीं पंक्ति है और पहला स्तंभ है, nवीं पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। इसी प्रकार अपने बीच में से एक और ले लेते हैं अवयव, जैसे ए आईवीं पंक्ति है और पहला स्तंभ है, इसमें भी अपने ले सकते हैं आईवीं पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर आईवीं पंक्ति और जेवां स्तंभ। इसी प्रकार आईवीं पंक्ति और एनवां स्तंभ, आईवीं पंक्ति है, एनवीं पंक्ति है और जेवां स्तंभ है। ठीक है, इसको अगर पंक्ति को हम स्तंभ को अगर अपने क्या करते हैं एन से डिनोट करते हैं तो इसको हम एम से भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि यहाँ जो है वो पंक्ति कौन सी है, एमवी पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है, एनवां स्तंभ है। ठीक है, तो ये अवयव जो है वो हमें सारे के सारे इसके अकॉर्डिंग देखने होंगे। ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 से लेकर एन तक है, तो क्रॉस एन हो गया। तो ये इस अवयव का क्रम क्या हो गया, एम क्रॉस एन हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं, एन स्तंभ हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया इसका मैट्रिक्स का व्यापक रूप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने जो मैट्रिक्स को है वो सुव्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से, किस किस प्रकार के, कौन से प्रकार के हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं। इससे बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार की, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, हमारे पास है सबसे पहले पंक्ति मैट्रिक्स, या इसे बोल सकते हैं अपने रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो अपने स्टेप हैं, इसके जो पंक्ति अपने मैट्रिक्स के टाइप हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है। छोटे क्वेश्चन जो है वो इनमें से आ सकते हैं कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है, बता सकते हैं इसके बारे में। तो पहला हमारे पास है रो मैट्रिक्स। हिंदी में अपने इसको पंक्ति मैट्रिक्स भी बोलते हैं। पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स का अपने इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि ये किस प्रकार का अवयव होगा या किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि इसमें केवल क्या होती है, एक ही पंक्ति होती है। ठीक है, यदि क्या हो, यदि अवयव में केवल एक पंक्ति होती है तो यह में कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करते हैं, हमारे पास कोई ए है, ए कोमा बी। ठीक है, इसमें कोमा नहीं लगेगी, तो ए और ये बी जो है वो क्या हो गया, एक पंक्ति मैट्रिक्स हो गया। यानी इसके अंदर स्तंभ तो हो सकते हैं कितने भी, परंतु पंक्ति जो है वो कितनी होगी, सिर्फ एक ही होगी। कितनी पंक्ति होगी, एक ही पंक्ति। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक पंक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे 1 2 0
5, 7 कुछ भी अपने लेते हैं। इसमें स्तंभों की संख्या तो खूब है, परंतु पंक्ति कितनी है? सिर्फ एक है, यानी एक ही पंक्ति है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स इसको अपने बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप हमारे पास है पंक्ति। आ गया, पंक्ति के बाद अपने देख सकते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ या कॉलम। स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों? जैसे कि अपने रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स में पढ़ा कि इसमें कितनी पंक्तियाँ होती है? एक पंक्ति होती है। ठीक है, और कॉलम के अंदर क्या होगा? इसमें एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है, यदि अवयव या मैट्रिक्स में केवल क्या हो? केवल एक स्तंभ हो तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई अवयव ए है तो इसको हम ए, बी और सी, यानी इसके अंदर स्तंभों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है, तो ये कौन सा है? स्तंभ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं हम। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है, और इसमें पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है, यानी पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर तो सिर्फ एक पंक्ति होगी और स्तंभों की संख्या खूब हो सकती है, कितनी भी। ठीक है, और स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक स्तंभ होगा, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों, इसका जो तीसरा टाइप है वो है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स बोल दो, चाहे इसे नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसमें भी अपने नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो अवयव है वो क्या होते हैं? सभी के सभी शून्य होते हैं। ठीक है, यदि मैट्रिक्स, यदि जो हमारे पास मैट्रिक्स जो है उसमें क्या हो दोस्तों? प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? शून्य होता हो। ठीक है, यदि मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो इसे क्या कहेंगे? शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई अवयव है ओ। ठीक है, तो इसे शून्य शून्य शून्य, और ये हो गया शून्य अवयव। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसके क्रम की। तो क्रम जो है, यानी इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है? तो 1 2 3, 3 पंक्ति है, 1 2 3, 3 स्तंभ है। ठीक है, तो इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं समान मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें मतलब जो इक्वल मैट्रिक्स है वो कौन सी होती है। नेक्स्ट इसका टाइप है इक्वल मैट्रिक्स। इसे हम समान मैट्रिक्स बोलते हैं। समान मैट्रिक्स, इसमें भी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि जो इसको अपने अलग से कोई दर्शाने वाली बात नहीं है, तो इसमें भी कोई ख़ास बात है नहीं। तो जैसे कि अपने देख सकते हैं कि इसमें यदि अपने बात करें कि इस मैट्रिक्स के अंदर
समान इसको क्यों बोला जाता है? तो यानी जो मैट्रिक्स के अंदर कोई दो मैट्रिक्स अपने पास ऐसी है, जैसे हमने बात की कि भाई हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसी प्रकार एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, ठीक है। तो उन दोनों में क्या है, अगर उनके जो अवयव हैं क्या है दोस्तों, अगर उनके जो अवयव है वो क्या है, सेम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, एक दूसरे के मैट्रिक्स जो है वो समान कहलाएगी, ठीक है। यदि दो मैट्रिक्स हम ए और बी लेते हैं, ठीक है, ए व बी एक ही क्रम, यानी उनकी पंक्ति और जो उनके स्तंभ है उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, क्रम। यदि दो मैट्रिक्स ए व बी एक ही क्रम के हों तथा उनके संगत अवयव क्या हो दोस्तों, समान हो, तो वह क्या कहलाती है, समान मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं, इसको अपने डिनोट करेंगे तो जैसे कि अवयवों की संख्या है वो क्या होगी, ए आई जे, और बराबर होगी किसके, बी। ए वालों को हमने क्या किया है, अवयवों को ए आई जे से डिनोट किया है, और बी वालों को कर देंगे हम बी आई जे से, ठीक है। तो ए आई जे बराबर क्या होगा, बी आई जे के होगा, यानी यहाँ पर आई का मान जो है और यहाँ पर आई का मान यानी पंक्ति का मान, और यहाँ पर स्तंभ और यहाँ पर भी जो स्तंभ है उस मान पर जो अवयव है वो दोनों क्या होना चाहिए, उनका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, उनकी वैल्यू जो वो बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई अवयव ए है, इसको हम ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई से लिखा है हमने, ठीक है। तो इसी प्रकार बी जो है उसमें भी क्या होंगे अवयव, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये सारे के सारे सेम अवयव होंगे, ठीक है। इसको हम कुछ इसके अंदर अपने कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ए का मान 2 रख दिया, बी का मान 2 रख दिया, सी का मान 1 रख दिया, यहाँ पर डी का मान 2 रख दिया, तो यहाँ पर भी डी का मान कितना हुआ, 2 ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार अपने ये जो है समान मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या होता है, ए वाले अवयव और बी वाले अवयव जो है, यानी अकॉर्डिंग टू इसके कॉलम और रो के जो अवयव अपने को मिलता है अवयव के अंदर, उसका मान जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, उसकी वैल्यू जो है वो समान होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी अवयव ए इज इक्वल बी, ठीक है, इसको हम इसके द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बाद 5 नंबर पर हमारे पास है वर्ग मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है दोस्तों, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स ये भी हमें नाम से इसके पता चल रहा है, इसे हम वर्ग या स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स यानी हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा है कि वर्ग के अंदर जो उसकी चारों भुजाएं वो क्या होती है, समान होती है, तो उसी प्रकार इसके अंदर पंक्ति और रो जो है वो क्या होंगी, समान होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की पहले, तो यदि किसी मैट्रिक्स में, हमने अभी बात की है कि जैसे वर्ग के अंदर हमने पढ़ा है कि उसके अंदर चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके जो अवयव है उसमें अवयव जो है पंक्ति में और
अपने कॉलम के अंदर वो क्या होंगे, समान संख्याओं में होंगे। ठीक है, यानी यदि किसी मैट्रिक्स में स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान हो, तो यह वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी पंक्तियों की संख्या यानी m बराबर होनी चाहिए किसके, स्तंभों की संख्या n के। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है जिसके अंदर 2 पंक्ति है और 2 अवयव है, 2 अपने स्तंभ हैं, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास कोई अवयव B है जिसमें हमें तीन पंक्ति और 3 कॉलम दिए हुए हैं, यानी 3 गुणा 3 क्रम का ये अवयव है। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये एक वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल है। ठीक है, यानी m = n है, तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्या कि इसमें बताया गया है कि ये जो A11, A22, A33, यानी ये जो जैसे हम वर्ग के अंदर विकिरण होता है, उसी प्रकार वर्ग अपने मैट्रिक्स के अंदर भी क्या होता है, विकिरण होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये एक विकिरण है। ठीक है, तो इनका जो अपने योग होता है दोस्तों, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, इसकी मैट्रिक्स की ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स की ट्रेस बोलते हैं। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी अवयव का जो विकिरण है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है अवयव A के अंदर एक और एक जो है इसका क्या है, एक विकिरण है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी एक विकिरण 0, 3 और 1 वाला इसका इस वर्ग मैट्रिक्स का एक विकिरण है। ठीक है, तो यानी विकिरणों में पंक्ति और स्तंभ जो है किसी वर्ग मैट्रिक्स में जो विकिरण जो है उसका, तो उसके अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी दोस्तों, समान होगी। जैसे कि अंदर इसमें इस अवयव की बात करते हैं, तो इसमें पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो ये कौन सी है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, एक विकिरण होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी हो गया, तो 5, 3 और 4, परंतु ये इसका परिवर्त करने के बाद में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो अवयव हैं वो इसके क्या हैं, विकिरण के रूप में हैं। ठीक है, तो अगर अपने को बोल दिया जाए तो मैट्रिक्स की ट्रेस ज्ञात करो। ठीक है, तो ट्रेस क्या होती है दोस्तों, ट्रेस क्या होता है कि भाई ये जो विकिरण है, ये हमारे पास है जो विकिरण है, कोई भी कितना भी बड़ा अवयव क्यों ना हो, उस विकिरण उसके विकिरण के अवयवों का अपने योग कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, ट्रेस मिल जाती है। क्या मिल जाती है दोस्तों, उस अवयव की, उस मैट्रिक्स की ट्रेस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, पहले इसकी विकिरण के बारे में बात करते हैं। विकिरण कौन सा है, A11, ठीक है, A22, A33 डैश 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 A M और M, यानी ये जो क्या होगा इसका, किसी वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ये वाले जो अवयव हैं वो इसके क्या होंगे, विकिरण के अवयव होंगे। ठीक है, अगर अपने इन सभी को ऐड कर देते हैं तो इसकी ट्रेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रेस। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स
यानी मैट्रिक्स की ट्रेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स की ट्रेस जो है उसे हम क्या किस प्रकार लिखेंगे, यानी इनके विकर्णों के योग के बराबर लिखेंगे, यानी ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, यानी TR और A लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल क्या होगी दोस्तों, ये जो साइन है ये है सम का साइन है, यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब हो गया, यानी ये वाले जो सभी इसके आगे जो हम अवयव लिखेंगे तो उस प्रकार के जो सभी अवयव हैं उन सभी का क्या हो गया, योग किया हुआ है। यानी यहाँ पर A, I और J, यानी A, I, J वाले जो भी इक्वल जो अपने अवयव हैं, यहाँ पर I और J का मान जो है वो समान है, वो वाले सभी अवयव क्या करें, उनका जो योग है वो क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ A कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अपने इसको लिख सकते हैं, इसको I भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 MN, यानी ये जो सभी I और J का मान यहाँ पर क्या होगा, समान होगा। क्या होगा दोस्तों, I और J का मान यहाँ पर समान होगा। ठीक है, तो तभी ये क्या कहलाएगी, इसकी ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं विकर्ण मैट्रिक्स की। तो विकर्ण मैट्रिक्स कौन सी होती है दोस्तों, विकर्ण मैट्रिक्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्ग मैट्रिक्स की विकर्ण पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विकर्ण मैट्रिक्स को ही पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं, विकर्ण मैट्रिक्स को। विकर्ण मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है दोस्तों जिसमें क्या होता है, यानी उसमें सिर्फ विकर्ण के अंदर अपने क्या होते हैं, जैसे मान होते हैं, वैल्यू होती हैं। ठीक है, जैसे यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण जो है, इसको मुख्य विकर्ण बोलेंगे, ये गौण विकर्ण हो गए। ठीक है, तो अपने मुख्य विकर्ण के अंदर किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य अवयव, अन्य जो भी अवयव है इसके अंदर, अन्य सभी अवयव क्या हो दोस्तों, शून्य हो, यानी उनका मान जो है, उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो, शून्य हो। अर्थात AIJ इज इक्वल क्या हो, शून्य हो। ठीक है, और जहाँ पर I और J का मान अलग अलग हो। ठीक है, यानी बराबर ना हो। जहाँ पर बराबर होंगे I और J के मान वो तो शून्य नहीं होगा, और जहाँ पर बराबर नहीं है I और J के मान तो वो क्या होने चाहिए, वो सभी अवयव हैं वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तभी इसको अपने क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें हमें एक बात पहले ही इस डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के अंदर, यानी विकर्ण किसी की होगी, वर्ग मैट्रिक्स की। ठीक है दोस्तों, यानी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य अवयव के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हों, यानी मुख्य अवयव किसको बोल रहे हैं, अपने मुख्य विकर्ण का जो है, मुख्य विकर्ण के अवयव जो है, सॉरी यहाँ पर लिखना है मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। यानी AIJ बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और जहाँ पर I और J का मान इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी A11 जैसे कि हम बात करते हैं, A11 बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, A22 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, A33 बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर जो इसका I का और J का मान है वो बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये अवयव तो हो सकता है परंतु इसका मान बराबर 0 नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो प्रतिकाद अपने संकेत जो है वो इसको किस प्रकार डिनोट करते हैं। इसको अपने डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का मतलब हो गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स कौन सी होती है दोस्तों? यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स जो है इसमें क्या होता है, जो विकिरण वाले जो अवयव हैं, कौन से विकिरण वाले जो अवयव हैं उनकी वैल्यू जो है वो 1 होती है और अन्य सभी जो अपने पास अवयव हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो इसको अपने डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं, यदि किसी इसमें भी क्या होगा, वर्ग मैट्रिक्स में, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हों दोस्तों? इकाई यानी 1 हों, ठीक है। मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो तथा अन्य सभी अवयव क्या हो? 0 हो। अन्य सभी अवयव 0 हो तो इसे क्या कहते हैं? इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं ए बराबर, इसको अपने आई से डिनोट करते हैं। इसका जो मुख्य संकेत जो होता है उसे अपने आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से, यानी आई इज इक्वल 1001, या हम इसको 1000100001, यानी जो विकिरण वाले अवयव जो हैं 111, यानी उनका मान कितना है, उनकी वैल्यू कितनी है? 111 है। बाकी सभी जो अवयव हैं वो सभी अवयव उनकी जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों? 0 है, ठीक है। तो ये जो है वो इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों भी कौन सी मैट्रिक्स रह गई है। अब हमारे पास है नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है अदिश मैट्रिक्स। कौन सी है? अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स का मतलब हो गया, इसको अपने स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अदिश मैट्रिक्स किसे बोलते हैं दोस्तों? ऐसी मैट्रिक्स, यानी यदि किसी विकिरण मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या हों? समान हों, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? अदिश मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स के किसी विकर्ण मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या हों दोस्तों? समान हों, ठीक है। तो उसे अपने क्या बोलेंगे? अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। पहले तो हमने बात की थी किस प्रकार का मैट्रिक्स हो? विकर्ण मैट्रिक्स को, ठीक है। मैट्रिक्स हमारे पास किस प्रकार का होना चाहिए?
विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि विकर्ण मैट्रिक्स कौन सा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि किसी विकर्ण मैट्रिक्स भी क्या होता है दोस्तों, एक वर्ग मैट्रिक्स होता है, और उसके जो मुख्य विकर्ण हैं उसके जो अवयव है वो क्या होने चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स के समान होने चाहिए, और उनके अलावा जो भी हमारे पास अवयव हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी जितने भी कोई भी अवयव हैं वो क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, और विकर्ण वाला जो अवयव है उनके कोई भी मान जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक विकर्ण मैट्रिक्स है तो उसके जो सभी अवयव हैं यदि क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी फॉर एग्जांपल हमने इसमें इसको डिनोट करें तो कैसे करेंगे, यानी A11 इज इक्वल, यानी किसी अवयव का पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव, और तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव, और nवीं पंक्ति और nवें स्तंभ का जो अवयव है वो किसी एक वैल्यू के बराबर है। जैसे हमने a लिख दिया, a है, यानी ये सभी के सभी सारे के सारे क्या हैं, a हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हमने जो मैट्रिक्स है, यानी जो मैट्रिक्स है उसके बारे में हमने जान लिया, उसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं और किस प्रकार उसका जो बाहरी आवरण है वो कैसा होता है, उसके किस प्रकार अपने लिखते हैं, उसके अंदर कितने अवयव होते हैं, कितनी अपने पंक्तियाँ होती है, कितने स्तंभ होते हैं, उनके सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। और उसके क्रम के बारे में हमने पढ़ा है, m गुणा n, और m उसकी पंक्तियों के बारे में हमने पढ़ा है, उनके स्तंभों के बारे में पढ़ा है। हमने सभी के सभी जो मैट्रिक्स है वो कितने प्रकार के हमने मैट्रिक्स है वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो मैट्रिक्स के अलावा हमने इसके अंदर मैट्रिक्स की जो ट्रेस है, ठीक है, तो ट्रेस के बारे में भी हमने पढ़ा है कि उनके जो विकर्ण के अवयव है उन सभी का अगर अपने योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसकी ट्रेस कहलाती है। हमने विकर्ण मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स, जब वो अन्य जो अपने पास पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स है, वो सारी की सारी जो मैट्रिक्स हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ ली है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमें मैट्रिक्स के योग और मैट्रिक्स का जो घटाव है, गुणा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।